दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे, जो कि गढ़वाल से बीजेपी के सांसद हैं। 21 साल में तकरीबन 20 साल कुछ महीनों में 9वें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे। और अगर बीजेपी की माने, बीजेपी की चूँकि ज़्यादातर समय तक उत्तराखंड में बीजेपी ने राज किया है, तो बीजेपी के 6ठे मुख्यमंत्री होंगे। तो एक तरह से एक मुख्यमंत्री को तकरीबन बीजेपी ने 2.5 साल का समय दिया है उत्तराखंड में राज करने के लिए। तो उत्तराखंड की त्रासदी क्या है, उत्तराखंड की पॉलिटिक्स की, कि आखिर वहाँ पे किसी भी पार्टी में नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल क्यों नहीं पूरा किया, क्यों वहाँ पे एक छोटे से स्टेट में, छोटे से राज्य में इतनी ज़्यादा इनफाइटिंग हो जाती है कि किसी भी पार्टी को अपना मुख्यमंत्री 2.5 साल 3 साल में बदलना पड़ता है। और उससे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लीडरशिप ने जो पिछला विधानसभा चुनाव हुए थे 3 राज्यों में, खास करके हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड, जहां पे उन्होंने एक नई लीडरशिप को मौका दिया, इस फैसले के बाद, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के बाद, क्या इसकी गूंज जो है बाकी राज्यों में भी सुनाई पड़ेगी? क्योंकि वहां पे बीजेपी हाईकमान ने एक तरह से जो पॉपुलर लीडरशिप थी, जो डोमिनेंट कास्ट था, उसको इग्नोर करके एक नई लीडरशिप को मौका दिया। जैसे मसलन हरियाणा का उदाहरण ले ले, वहाँ पे उन्होंने नॉन जाट को सीएम बनाया, जबकि डोमिनेंट कास्ट वहाँ पे जाट बिरादरी है, जो आज की तारीख में खट्टर का विरोध कर रही है। हिमाचल प्रदेश में एक तरह से धूमल, जो कि अपना चुनाव हार गए और उन्हें रीनॉमिनेट नहीं किया गया, उसकी जगह एक नए व्यक्ति को मौका दिया गया। उत्तराखंड, जहां पर पॉपुलर चॉइस को इग्नोर करके त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया गया, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी हाईकमान को लगा कि ये एक्सपेरिमेंट सही नहीं था और उन्होंने चीफ मिनिस्टर बदल दिया। तो क्या इसकी गूंज बाकी राज्यों में भी सुनाई देगी? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात उत्तराखंड की, और उसके बहाने बीजेपी हाईकमान के सामने आने वाले दिनों में क्या परेशानी हो सकती है और ये क्या गैम्बल कामयाब हो पाएगा। तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की पॉलिटिक्स से। सबसे पहले जब उत्तराखंड राज्य बना, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने ये सोचा कि छोटे राज्य जो होते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, और 3 राज्यों का गठन किया गया, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। लेकिन उत्तराखंड की सबसे बड़ी त्रासदी, और खास करके झारखंड की भी बात करें, छत्तीसगढ़ में जो लीडरशिप थी वो कमोबेश स्टेबल रहा। रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर रहा, और सबने अपने टेनियर पूरे किए शुरुआती झटकों के बाद। झारखंड में भी उसी तरह की इंस्टेबिलिटी रही जैसे कि उत्तराखंड में रहा। उत्तराखंड में पहले मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी, पुराने जनसंघ के लीडर थे, और पुराने जो ओल्ड जनरेशन की पॉलिटिक्स होती है उसमें कहीं ना कहीं जनसंघ से आए थे, कभी साहित्यकार थे, किताबें लिखते थे, लेखक थे, और वाजपेयी के करीबी थे। तो वाजपेयी ने सोचा कि नित्यानंद स्वामी को मौका दे दिया जाए। लेकिन नित्यानंद स्वामी ने अपने चुनावी राजनीति में कभी भी कोई चुनाव नहीं जीता था, चुनावी पॉलिटिक्स में उनका कोई दखल नहीं था। एक बार वो नॉमिनेट हुए थे, वो भी विधान परिषद से, और एक तरह का उनका जो विजन था वो कह सकते हैं कि कॉरपोरेटर लेवल से ज़्यादा नहीं था। तो कुल मिलाकर वाजपेयी के उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी थोड़े दिनों में ही, 10 महीनों में ही बीजेपी हाईकमान को लगने लगा कि नित्यानंद स्वामी नहीं चल पाएंगे, और चूंकि चुनाव नज़दीक आ रहा था तो नित्यानंद स्वामी को बदल दिया गया 10 महीनों के बाद। और पहले जो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो मुख्यमंत्री बने, भगत सिंह कोश्यारी। चूँकि भगत सिंह कोश्यारी और बीसी खंडूरी, जो कि वाजपेयी सरकार में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और जिनका कि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, जो गोल्डन क्वाड्रेंगल प्रोजेक्ट है, जो सड़कों का जाल बिछाया गया, उसके वो मंत्री हुआ करते थे और वाजपेयी के काफ़ी करीबी थे। तो बीसी खंडूरी चूँकि केंद्र में मंत्री थे और कोश्यारी वहाँ पे जनाधार वाले नेता थे, लेकिन आडवाणी और वाजपेयी को लगता था कि इन दोनों की इनफाइटिंग से बचने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जो उन्होंने नित्यानंद स्वामी को बनाया। लेकिन चूंकि नित्यानंद स्वामी का कोई जनाधार नहीं था, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, और फिर से वाजपेयी को कोश्यारी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। कोश्यारी कुल मिलाकर 11 महीने मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद चुनाव का सामना करना पड़ा, जो पहला विधानसभा का चुनाव हुआ। लेकिन चूंकि बीजेपी की इनफाइटिंग इतनी ज़्यादा थी कि पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई, और नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने, जो कि कांग्रेस के जाइंट लीडर थे। पहले भी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, और एक बार तो वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे, क्योंकि अपना चुनाव हार गए थे।
तो नारायण दत्त तिवारी एक लौते मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उत्तराखंड में अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। 2007 तक का जो उनका कार्यकाल था। जब दूसरा विधानसभा चुनाव आया तो दूसरे विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली और वाजपेयी और आडवाणी की, चूंकि वाजपेयी उस समय हेल्म ऑफ अफेयर्स से रिटायर हो चुके थे, आडवाणी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे, पार्टी उनके कंट्रोल में थी, तो उन्होंने कोश्यारी की जगह, चूंकि कोश्यारी उस समय पार्टी के प्रेसिडेंट थे, लेकिन कोश्यारी से उनकी पर्सनल केमिस्ट्री बहुत शुरू से खराब थी, तो इसलिए उन्होंने कोश्यारी के क्लेम को इग्नोर करते हुए बीसी खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया। बीसी खंडूरी बीजेपी में चूंकि पहले ही अपना परफॉर्मेंस दिखा चुके थे सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में, तो एक जनरल, उनकी जो आर्मी का जनरल होता है, उनकी वैसी ठसक थी, ब्यूरोक्रेसी की तरह, ब्यूरोक्रेट की तरह वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे और बहुत काम उन्होंने अच्छे भी किए। लेकिन जो एक पॉलिटिशियन की आदत होती है कि एमएलए से मिलना, सभी लोगों से मिलना, वो उनकी आदत में शुमार नहीं था। वो अपने डिसिप्लिन के बड़े स्ट्रिक्ट माने जाते थे। तो थोड़े दिनों के बाद ही उनके खिलाफ कोश्यारी का जो खेमा था वो विद्रोह करने लगा और 25-27 एमएलए के साथ उसने दिल्ली में डेरा डाल दिया खंडूरी को हटाने के लिए। और उसी समय लोकसभा का चुनाव आने वाला था, 2009 का चुनाव, जिसमें कि लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे बीजेपी की तरफ से। उस चुनाव में बीजेपी सारी सीटें, जो लोकसभा की 5 सीटें थी उत्तराखंड से, वो हार गई और जो कोश्यारी का क्लेम था कि बीसी खंडूरी पार्टी के लिए भारी साबित होंगे, वो सही साबित हुआ। लेकिन चूंकि आडवाणी कोश्यारी को सीएम नहीं बनाना चाहते थे, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के तौर पे निशंक को सीएम बनाया गया, रमेश पोखरियाल निशंक। वो बीजेपी के चौथे मुख्यमंत्री वहां पे बने। निशंक काम कर रहे थे, लेकिन जो अगला विधानसभा का चुनाव होने वाला था उससे पहले ही पार्टी की जो रिपोर्ट्स होती है उसमें निशंक के ऊपर एक करप्शन का चार्ज लग गया। वहाँ पे एक स्टेडियम लैंड स्कैम हुआ था, उसमें उनका नाम सामने आने लगा और पार्टी को लगा कि करप्शन के चार्जेस जो इनके ऊपर है उसके कारण पार्टी वहाँ पे चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो इसलिए चुनाव से थोड़े दिन पहले निशंक को भी पूरा कार्यकाल नहीं करने दिया गया और निशंक को हटाकर फिर बीसी खंडूरी की वापसी हो गई। यानी कि बीजेपी ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, बीसी खंडूरी फिर से वापस आ गए। लेकिन जो चुनाव हुए, यानी कि 2012 का जो विधानसभा चुनाव, उसमें निशंक और जो कोश्यारी खेमा था, उन दोनों ने हाथ मिला लिए और उस चुनाव में सिटिंग सीएम को, यानी कि जो बीसी खंडूरी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको ही चुनाव हरा दिया गया। वो चुनाव हार गए। कहते हैं उसके पीछे दोनों कैंप काम कर रहे थे बीसी खंडूरी को हराने के लिए और बीसी खंडूरी अपना चुनाव हार गए और बीजेपी बहुत ही एक सीट से, यानी कि बीजेपी का जो नंबर था 31 था, कांग्रेस का जो नंबर था 32 था। और चूंकि वो जो दौर था, आडवाणी का दौर था, राजनाथ सिंह का दौर था, जहां पे पॉलिटिक्स की एक प्रीमियम होती थी, एक पॉलिटिक्स में साफगोई और जिसको कहते हैं स्वच्छता, लाल कृष्ण आडवाणी बार बार कहते थे कि पार्टी विद द डिफरेंस। इसलिए एक विधायक कम होने के कारण भी उन्होंने सरकार नहीं बनाई, अनलाइक अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है, जहां पर कि एक एमएलए की तो बात ही छोड़ दिए, कई सारे एमएलए डिफेक्ट कर जाते हैं और पूरी पार्टी मिल जाती है और सरकार बन जाती है। तो उन्होंने एक विधायक कम होने के बाद भी सरकार बनाने का क्लेम नहीं प्रस्तुत किया और इस तरह से कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार ने भी वही गलतियां की जो बीजेपी ने गलती की थी, यानी कि जनाधार वाले नेता की उपेक्षा। जिस तरह से कोश्यारी की उपेक्षा की गई, उसी तरह से हरीश रावत, जो कि उत्तराखंड में कांग्रेस के एक जनाधार वाले नेता माने जाते थे नारायण दत्त तिवारी के बाद, उनको इग्नोर करके बहुगुणा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन बहुगुणा भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप को लग गया कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बहुगुणा जो है वो जीत नहीं दिला सकते, इसलिए हरीश रावत की फिर से एंट्री हुई, हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2016 आते आते तक जो अमित शाह की बीजेपी थी, अमित शाह बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और बीजेपी को लगता था कि उत्तराखंड एक क्रूशियल स्टेट है जहां पे उनकी सरकार होनी चाहिए। तो वहां पे एक मेजर डिफेक्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस के 9 एमएलए ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन साथ लिया और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। फिर वो एक लंबी कहानी है कि किस तरह से प्रेसिडेंट रूल लगा, किस तरह से फिर हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराए और सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट में हरीश रावत की जीत हुई, बीजेपी की करारी हार हुई और हरीश रावत की सरकार बहाल हो गई। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी की जीत हुई और बीजेपी ने वहाँ पे जो उस समय के क्लेमेंट थे, प्रकाश पंत, जो कि एक काफ़ी अनुभवी नेता थे और उस समय निशंक के बाद और कोश्यारी के बाद एक तरह से तीसरे पॉपुलर लीडर थे जिनको कि मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था या उनका क्लेम बनता था। लेकिन बीजेपी ने एक नए चेहरे त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया।
लेकिन 4 साल होते होते बीजेपी को लगने लगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के सहारे बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती और उत्तराखंड की उसी ट्रेजेडी के तहत फिर से त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदल दिया गया और तीरथ सिंह रावत जो कि लोकसभा के सांसद हैं इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 4 साल का जो पूरा समारोह था वो अभी 17 तारीख को मनाने ही वाले थे कि उससे पहले ही 9 दिन पहले उनकी गद्दी जो छीन ली गई और नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया। अब सवाल ये है कि उत्तराखंड की जो नई ट्रेजेडी है और उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वहाँ पे ऐसा होता क्यों है, और दूसरे सवाल को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट क्या बीजेपी पे एक्सपेरिमेंट भारी पड़ेगा या फिर इससे बीजेपी लीडरशिप की जो डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है और जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं उस पर भी सवाल उठेंगे। सबसे पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। चूंकि उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है और वहाँ पे 5, 6, 7 एमएलए का जो रिजनमेंट भी है, कोई भी लीडर अपने साथ 5, 6, 7 एमएलए ले आता है और उसके बाद कहता है कि असंतोष बहुत बढ़ गया है और लीडरशिप को चेंज करना चाहिए। तो वहाँ पे ऐसे जो क्रूशियल प्लेयर हैं वो काफ़ी रोल प्ले करते हैं और इस वाले एपिसोड में भी, त्रिवेंद्र सिंह रावत वाले एपिसोड में भी उस तरह की कहानी हुई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इनएक्सेसिबल थे, ब्यूरोक्रेटिक ढंग से काम करते थे, एमएलए जो थे उनके खिलाफ हो गए थे, असंतोष था, लेकिन उसके पीछे कई सारे जो बड़े प्लेयर हैं वो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के लिए और कई सारे एमएलए जो थे उनके समर्थन से त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ असंतोष को बुलंद कर रहे थे और इसलिए बीजेपी को लगा कि उन्हें हटा देना चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या इस एक्सपेरिमेंट से बीजेपी जो उत्तराखंड में है वो चुनावी साल में यानी कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव है वहां पे जीत पाएगी? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के कई सारे नेता कहते हैं कि वैसे तो चुनाव इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जीता जाता है, तो इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, तीरथ सिंह रावत हो, धन सिंह रावत हो या कोई और रावत हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। उसमें जब चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे होता है तो उसमें कोई भी लीडर है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। लेकिन इसका जो काउंटर तर्क है वो कहीं ज़्यादा मजबूत है कि बीजेपी ने जब पहला एक्सपेरिमेंट वहाँ के जनाधार वाले नेता को इग्नोर करके, चाहे वो हिमाचल हो या हरियाणा हो या उत्तराखंड है, वहाँ पे अगर आप ग्रास रूट लेवल का जो नेता है उसको आप इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो समस्या पावरफुल लीडरशिप के कारण या पावरफुल अमित शाह या नरेंद्र मोदी के कारण वो लीडरशिप थोड़े दिन तक तो चल जाएगा, लेकिन चूंकि उसका कोई ग्रास रूट में कनेक्ट नहीं है और वो उसकी एक किसी भी लीडर का बनना 20-25 सालों में होता है, जो कि प्रमोद महाजन अक्सर कहा करते थे। जब उमा भारती को पार्टी से निकाला जा रहा था तो प्रमोद महाजन ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि आज बहुत दुख की बात है क्योंकि एक लीडर को कल्टिवेट होने में, मास लीडर बनने में पार्टी 20-25 साल का समय लगाती है और उसके बाद जब उसे पार्टी से निकाल देते हैं तो आपको ग्राउंड जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, मनोहर लाल खट्टर और जयराम ठाकुर, इन सब की कहानी ये है कि इन्हें अपॉइंटमेंट के तहत लीडरशिप मिली है, यानी कि इन्हें अपॉइंट किया गया है। इन्होंने कोई मास कनेक्ट और मास इनकी अपील नहीं रही है। मास अपील के जो लीडर रहे हैं, धूमल या फिर उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पे पहले जो भगत सिंह कोश्यारी मास लीडर थे, उन सबको जब इग्नोर किया गया, या फिर आज की तारीख में निशंक ज़्यादा प्रभावी हो सकते थे तीरथ रावत से, क्योंकि निशंक एक वहाँ पे पॉपुलर चेहरे हैं और कम से कम इंस्पायरिंग लीडर हैं। लेकिन निशंक चूंकि 1 साल इस चुनावी साल में अपनी बलि नहीं देना चाहते थे तो इसलिए उनका जाने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन निशंक कहीं ज़्यादा प्रभावी होते तीरथ सिंह रावत से। तो बीजेपी हाईकमान का जो ये एक्सपेरिमेंट रहा है, इससे आने वाले समय में उन राज्यों में भी असंतोष पनप सकता है जहां पर बीजेपी हाईकमान ने अपने मन से लीडर को बनाया है या बिठाया है। मसलन हरियाणा, वहां पे नॉन जाट को अपने मुख्यमंत्री बनाया है और जो जाट कम्युनिटी है इस समय बीजेपी के खिलाफ है, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए परेशानी खड़ा कर सकती है। और वैसे ही हिमाचल में जो जयराम ठाकुर का एक्सपेरिमेंट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। तो ये कुल मिलाकर एक मैसेज है बीजेपी हाईकमान के लिए और खास करके उन राज्यों में जहां पर ग्रास रूट लीडर को हमेशा आप इग्नोर करके पार्टी को आगे नहीं ले जा सकते। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।